प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम जो है क्वेश्चन आंसर की सीरीज के तहत जो है हड़प्पा सभ्यता पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके यूपी पेट, यूपीएसआई और एसएससी इन सभी एग्जाम्स में आने की संभावनाएं हैं इनकी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ में हम इन क्वेश्चन को देखने के साथ साथ इनसे रिलेटेड पॉइंट्स को भी देखने का प्रयास करेंगे, ताकि और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हम आद्य इतिहास में रखते हैं, प्री हिस्ट्री में रखते हैं, और प्री हिस्ट्री में उन सभ्यताओं को रखा जाता है जहां पर लेखन कला का ज्ञान तो था, लेकिन उस लेखन कला का जो उपयोग है वो इतिहास लेखन में नहीं किया जाता, या इतिहास के ज्ञान के लिए नहीं किया जा सकता, या ऐसी लेखन कला जिसका अभी तक हम पढ़ नहीं सके, तो उसको हम आद्य इतिहास में रखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सिंधु, मिस्र, सुमेरिया और चीन की सभ्यता। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा सुमेरिया की सभ्यता जो है यह आपका होगा। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसे प्री हिस्ट्री में रखते हैं, और इनकी जो लेखन कला है जिसे हम पिक्टोग्राफिक या भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है और उसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। हालांकि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसको पढ़ने का प्रयास किया है, जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें भारत में पुरातत्व का जनक माना जाता है, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि जो हड़प्पाई लिपि है उसका संबंध जो है वो ब्राह्मी लिपि से है। जबकि आप देखते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि है वह अशोक के अभिलेखों की लिपि है, और अशोक के जो अभिलेख हैं उसे सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने उसको पढ़ लिया था, लेकिन जो हड़प्पाई लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले जो है इतिहास लेखन के लिए की जो बात की गई है वह सबसे पहले की गई है सुमेरियन सभ्यता में। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, पहला शेर, घोड़ा, गाय और हाथी। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि हाथी जो है, हाथी का आपने पशुपति शिव मोहर देखी होगी, तो उसमें पशुपति शिव मोहर में जो पशुपति हैं, जो पशुपति बने हुए त्रिमुखी जो योगी बैठे हुए हैं, जिन्हें जॉन मार्शल ने आद्य शिव कहा है, तो उनके दाहिने साइड में 2 जानवर बैठे हुए हैं, बाघ और हाथी। तो वहां पे हाथी का सिंबल बना हुआ है, और हड़प्पाई स्थलों से जो है हाथी के प्रमाण भी मिले हैं। हालांकि इन्हें पालतू नहीं बनाया जा सका। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि जो घोड़ा है, तो घोड़ा जो है कुछ स्थान है, जैसे आपने देखा होगा जो सुरकोटदा है वहां से जो है घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, ऐसे ही जो राणा गुंडई है वहां से घोड़े के दांत मिले हैं। लेकिन ये प्रमाणित है कि जो हड़प्पाई लोग थे वो घोड़े को पालतू नहीं बना सके थे, उन्हें उपयोग नहीं कर सकते थे। भारत में जो घोड़े का जो सर्वप्रथम उपयोग है पालतू पशु के रूप में, वह आपका आर्यों के द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा आपका जो ऑप्शन होगा घोड़ा, वो भी गलत हो गया। अब बचा आपका शेर और गाय। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि शेर और गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। देखिए, इसमें जो आंसर होगा वो आपका शेर सही होगा। गाय इसलिए है क्योंकि कुछ हड़प्पाई स्थल है वहां से गाय के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे जो गाय के बारे में कहा जाता है कि गाय का साक्ष्य नहीं मिला, तो जो टेराकोटा मिली है या जो मूर्तियां मिले हैं उसमें गाय का चिन्ह नहीं है, या उसमें गाय की मूर्ति नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो वहां पे आपका जब क्वेश्चन पूछेगा कि किसमें, टेराकोटा में या कोई जो मूर्तियां हैं उसमें गाय का सिंबल नहीं बना हुआ है, तो वहां पे मतलब वहां पे अगर पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पशु है जिसका टेराकोटा में नहीं बनाया गया, या किसी मूर्तिका में या किसी मोहर में सिंबल के रूप में किस पशु का अंकन नहीं किया गया, तो वहां पे आपको गाय ऑप्शन सही होगा। वैसे गाय के जो है वो अवशेष माने जाते हैं कि मिले हैं, लेकिन जो हड़प्पाई स्थल है वहां से किसी भी हड़प्पाई स्थल से आपके शेर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसका आंसर आपका हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मृड पट्टिका है, एक बनी हुई पट्टिका टाइप की है, पट्टी की तरह है, बेल्ट की तरह है, उस पे एक देवता है जिनका सींग निकला हुआ है। तो यह जो आपकी जो कृति है, या जो ये जो मूर्तिका है या मोहर है जो भी है, ये आपकी कहां से प्राप्त हुई है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बनावली से, कालीबंगा से, लोहथल से और सुरकोटदा से। तो ये नॉर्मली इसमें होता क्या है कि एक देवता बने हैं और एक बकरी को घींच के लाया जा रहा है उनके पास बलि चढ़ाने के लिए। आपको मैंने जब हड़प्पा पढ़ाया था तो वहां पे धार्मिक प्रतीक चिन्ह बताए थे, उसमें बकरे का एक सिंबल बना हुआ है जिसका उपयोग जो है बलि के लिए किया गया है। तो वही चीज आपको यहां से दिखाई देता है। तो वो कहां से
मिला है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका है कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियां। तो कालीबंगा जो इसका अर्थ है काली चूड़ियां, वो आपका वहां से हमें सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। अब अगर हम अन्य ऑप्शन से एक बार देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स और एडिशनल मिल सकते हैं, तो देखिए बनावली भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस है। यहां से क्या क्या मिला हुआ है, तो यहां से आपका मिट्टी का खिलौना हल मिला हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मिट्टी का खिलौना हल आपका बनावली से मिला हुआ है। इसी तरह से कालीबंगा से ही है, जुते हुए खेत मिले हुए हैं, सरसों मिला हुआ है, वहां का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोथल से हमें क्या मिलता है, यहाँ से है जो हमें मिला हुआ है वह है कि यह एक बंदरगाह नगर था, यहाँ से मिट्टी का खिलौना नाव मिला है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह भी है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लोथल से संबंधित है। इसी तरह से सुरकोटदा भी जो है वो भी आपका बंदरगाह भी है, और साथ में यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। अभी हमने जो पहले जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें हमने कहा था कि मोहरों पे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि बैल, हाथी, घोड़ा और भेड़। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहां पे जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा भेड़ का, इसका जो अंकन आपका नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सी बातें इसमें से सही हैं, कौन सी बातें गलत हैं। ये मल्टीपल ऑप्शन का क्वेश्चन है, और उसमें दिया हुआ है कि पहले उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवी और देवताओं यानी कि देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे हमने 3 कीवर्ड निकाल लिया है। पहला है कि उनके विशाल महल और मंदिर थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, जिससे ये संभावना भी व्यक्त की जाती है कि हड़प्पाई समाज में जो है धर्म का वर्चस्व बहुत ज्यादा नहीं था। तो हमें पता है कि हड़प्पाई सभ्यता से क्या है कि मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। साथ में हम लोग वहां देखते हैं कि वहां पे जो आवास बने हुए हैं वो विशाल महल नहीं है, 2 मंजिला महल है, 2 मंजिला आवास है, जिसमें आपका किचन, स्नानागार वगैरह सारी चीजें बनी हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो आपका गलत हो जाता है। दूसरा देखते हैं कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ये जो ऑप्शन है ये आपका सही है, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे प्रमुख देवी है वो आपकी मातृ देवी है, जिन्हें पृथ्वी देवी या उर्वरता की देवी कहा जाता है। जैसा आपको बताया गया है कि हड़प्पा से एक जो मूर्तिका मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, तो वो आपका प्रूव करता है कि वो देवियों की पूजा करते थे। दूसरा, पशुपति शिव मुहर मिली है, ठीक है, जिसे जॉन मार्शल ने जो है आद्य शिव की संज्ञा दी है। फिर माना जाता है कि शिवलिंग की पूजा होती थी। तो कहीं ना कहीं देवी और देवताओं दोनों की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका सही हो गया। तीसरा जो इसमें ऑप्शन है वो कहा जाता है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इन्हें घोड़ों को तो ज्ञान था, लेकिन इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि मतलब ये घोड़ों को पालतू नहीं बना सके थे। दूसरा, जो रथों का जो प्रयोग है वो भारत में आर्यों के द्वारा प्रारंभ किया गया, न कि हड़प्पाई लोगों के द्वारा। तो इसलिए यह ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि केवल जो दूसरा है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन से कथन सही है। आपको यह हमेशा ध्यान देना होता है कि कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। कभी कभी वहां देता है कि सही नहीं है, कौन से असत्य कथन है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि हमें बताना क्या है, सही कथन बताने हैं या गलत वाले बताने हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है जो ये कहता है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। तो अभी मैंने ठीक है आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि हड़प्पाई जो स्थल है वहां से मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, और जब मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं तो इससे माना जा सकता है कि जो धार्मिक तत्व है वो बहुत ज्यादा वर्चस्वशाली नहीं होगा, धार्मिक कर्मकांडों की जो प्रधानता है वो धर्म में कम होगी। तो इसलिए जो यह ऑप्शन जो है वो आपका सही होगा, क्योंकि धर्म तो है। जैसे पुरोहित राजा मूर्ति की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं पुरोहित रहा होगा जिस जो राजा की भूमिका में हो सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है वहां पे। तो धर्म है लेकिन इतना ज्यादा वर्चस्व नहीं है, जैसा आज के समय में हम देखते हैं कि धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, इतना महत्व नहीं रहा होगा।
और उनका जो मेन जो है वो आपका लौकिक सभ्यता पर ज्यादा बल दिया गया। लौकिक का मतलब कि यह लौकिक जो जिस जीवन में हम जी रहे हैं इसकी बात की जा रही है, और पारलौकिक जब हम ईश्वर और आत्मा आदि के बारे में बात करते हैं। दूसरा, उस काल में भारत में कपास के से वस्त्र बनाए जाते थे। तो देखिए, दुनिया में सबसे पहले जो कपास की खेती है वो हड़प्पाई स्थलों से ही प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से जो खुदाई हुई है वहां से कुछ सूत मिले हैं कपास के बने हुए, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि उस समय जो है कपास से भारत में वस्त्र बनाए जाते। तो ठीक है, तो यानी कि दूसरा जो ऑप्शन है वो भी सही है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि दोनों सही है, ए और दो। ये आप जरूर रखेंगे कि दुनिया में सबसे पहले जो कपास की खेती है वो भारत में सिंधु वासियों ने ही प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहां किया गया? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि सबसे पहले कपास का उपयोग कहां हुआ, तो इसमें जो ऑप्शन है वो भारत में होगा। और भारत में यह जो काम किया था वो आपका सिंधु वासियों ने किया था। ना मिस्र में, ना मेसोपोटामिया की सभ्यता में, ना मध्य अमेरिका में कपास का सबसे पहले वस्त्र के रूप में जो उपयोग किया गया वह सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विसभ संस्कार का प्रमाण मिलता है? द्विसभ संस्कार का मतलब हम बात कर रहे हैं युगल समाधान की। युगल समाधान का मतलब होता है, युगल समाधान का मतलब होता है जब दो विपरीत जेंडर वाले लोगों को एक साथ दफन कर दिया जाता है तो उसे हम युगल समाधान की बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि जैसे हड़प्पा सभ्यता में जब हम अंतिम संस्कार की विधियों को पढ़ रहे थे तो बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधियां प्रचलित थी। एक आपका दाह संस्कार था जिसका मतलब शव को जलाया जाता था, जो कि आपका मोहनजोदड़ो में प्रचलित था। दूसरा पूर्ण समाधिकरण था जिसमें सबको दफन किया जाता था, जो कि आपका हड़प्पा में प्रचलित था। हड़प्पा में जो कब्रिस्तान मिला है R37, वहां से बहुत सारी लाशें मिली है। तीसरी जो विधि थी आंशिक समाधान की, जिसमें खुले में शव को रखा जाता था। जब पशु मांस को खा लेते थे तो उसके बाद जो हड्डियां बचती थी उसको कलश में रख के दफन कर दिया जाता था, जिसके साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसे ही इसे ही जो है समाधान कहा जाता है, जो अलग अलग विधियों में प्रचलित था। जैसे आज के समय में हिंदू धर्म में आपका दाह संस्कार की विधि, इस्लाम और ईसाई में आपका पूर्ण समाधिकरण की विधि होती है, और पारसी समाज में पहले जो है आंशिक समाधान की विधि प्रचलित थी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा रहा है कि जो युगल समाधान का जो प्रमाण है वो कहां से मिला है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कुंतासी, धौलावीरा, लोथल और बनावली। इसमें से जो ऑप्शन नंबर सी है, यहां से हमें युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहां पे स्त्री और पुरुष को एक साथ दफन किया गया। इसके अतिरिक्त कालीबंगा से भी एक युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि कालीबंगा और लोथल ये 2 ऐसे प्लेस है जहां से हमें युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही जो रोपड़ है एक स्थान है जो कि आपका पंजाब में है, रूपनगर में, वहां से भी एक साक्ष्य मिला है जहां पे मानव को कुत्ते के साथ दफन किया गया है। लोथल में ही हमें एक शव मिला है जहां मानव के साथ बकरे को दफन किया गया है। तो ऐसे भी कुछ प्रमाण मिले हैं हड़प्पाई स्थलों से। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? यहाँ पे 3 भागों में विभक्त होने का मतलब है कि जो हड़प्पाई नगर था तो उनकी खासियत क्या थी कि सामान्यतः जो हड़प्पाई नगर होते थे वह 2 भागों में विभाजित होते थे। ऊपरी हिस्सा को ऊपरी शहर और नीचे वाले को निचला शहर। आज के समय में हम लोग बोलते हैं कि वो ऊपरी शहर था, एक निचला शहर था। जो ऊपरी शहर था वहां पे विशिष्ट लोग रहा करते थे, जैसे हो सकता है कि राज्य परिवार रहता हो, पुरोहित वर्ग रहता हो, व्यापारी वर्ग रहता था। और जो निचला शहर था जहाँ पे जनसाधारण लोग रहते थे, जिनमें किसान और मजदूर आते होंगे। तो जो ऊपरी शहर था वो चारों तरफ से दुर्ग से बना हुआ था, यानी कि किलेबंदी की हुई होती थी, और सामान्य जनमानस को वहां पर जाने की अनुमति नहीं थी। केवल विशेष परिस्थितियों में ही उन्हें जाने की अनुमति मिलती थी। लेकिन एक जो प्लेस है आपका इन चारों में से जहां पे 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया था, एक आपका किला का क्षेत्र था, दूसरा मध्य शहर और तीसरे को निचले शहर के रूप में डिफाइन किया गया है। तो आपका इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वह है आपका धौलावीरा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। और सभी हड़प्पाई नगरों में यही एकमात्र ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। बाकी आप लोथल के इंपॉर्टेंस को जानते ही हैं, सबसे प्रमुख बंदरगाह है। कालीबंगा, यहाँ से 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको बताया जा चुका है, एक आपका जुते हुए खेत और सरसों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से आपको बताया है कि यह एक तो बंदरगाह नगर भी है और साथ में यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर भी प्राप्त हुए। अगला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पाई स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? अब हम देखेंगे कि हड़प्पाई जो सभ्यता है वहां से उस सभ्यता में किन किन धातुओं का उपयोग किया गया। तो अगर मानव सभ्यता में हम देखेंगे, सबसे पहले मानवों ने जो है आपका पाषाण यानी कि पत्थरों का प्रयोग शुरू किया।
अगर आप देखेंगे तो पाषाण काल है, जिसमें आपका उच्च पाषाण, मध्य पाषाण, निम्न पाषाण काल है, फिर उसमें आप नव पाषाण काल, मध्य, ऐसे उसको डिवाइड किया गया है। तो नॉर्मली वो जो पूरा एज है, जो पूरा काल है, उसमें पत्थरों का उपयोग किया जाता था अपने उपयोग के लिए। फिर अगला कालखंड आता है कि पाषाण काल के बाद जो है मानवों ने जो धातु उपयोग किया सबसे पहले वो था पत्थर का उपयोग किया। तो इसलिए जो दूसरा एज आता है नॉर्मली इसको हम बोलते हैं ताम्र पाषाणिक काल। ताम्र पाषाणिक के बाद चूंकि तांबा जो है बहुत ही लचीली धातु है, तो उसमें मनुष्य ने क्या किया कि टिन मिलाना शुरू किया, और उससे जो आपका आया वो आया कांस्य, कांसा नामक एक धातु बना, तो कांस्य युगीन काल आया। उसके बाद जो है मानव ने लोहे का उपयोग शुरू किया। तो आप भारत में देखेंगे कि सबसे पहले जो मनुष्य ने जो लोहे का उपयोग किया वह उसके जो साक्ष्य हैं वह उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा से मिलते हैं। तो नॉर्मली सीक्वेंस यही है कि पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, कांस्य और फिर लौह युग। लेकिन भारत में थोड़ा सा इसका अपोजिट मिला हुआ है, सबसे पहले में पाषाण काल का मिलता है, उसके बाद कांस्य युगीन मिलता है, और कांस्य युगीन के जो बाद है वो मिलता है आपको ताम्र पाषाणिक, जैसे कायथा, आहार, ये सब जो है आपकी ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, और उसके बाद आपको लौह युग मिलता है। तो हमें जो पूछा गया है कि किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो हम लोग देखते हैं कि तांबा हड़प्पा काल से मिला हुआ है, यानी कि जो आपका खेतरी जहां से आज भी तांबा निकाला जाता है, जो राजस्थान में, वहां से तांबा उस समय भी आता था। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, क्योंकि उस समय जो है आपका तांबे का उपयोग किया जाता था। दूसरा, सोने का भी उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा, आप देखेंगे कि चांदी का जो प्राचीनतम जो उपयोग का जो साक्ष्य है वो हड़प्पा काल से ही मिलता है। लोहे के उपयोग के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, क्योंकि लोहा जो है उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा से मिला है। अब देखते हैं आपका अगला, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। ठीक है, तो हाथी दांत के पैमाने का जो उपयोग है वो आपका कहां से मिला है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका लोथल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है। यानी कि इसमें जो यहाँ पे चार चीजें दी गई हैं, कि सोने का सिक्का का उपयोग की बात की गई है, आहत सिक्के की बात की गई है, लोहे के हल की बात की गई है, और नगर संस्कृति की बात की गई है। तो इसका कालक्रम बताना है कि सबसे पहले कौन आया। तो अगर हम देखते हैं कि जो नगरीय संस्कृति है, ये आपका हड़प्पा सभ्यता की बात की जा रही है, जो कि आपका 2300 बीसी से लेके 1750 बीसी तक था, तो सबसे पहले था। इसके बाद जब आप देखेंगे कि उसके बाद किसका उपयोग किया गया, तो आप हड़प्पा सभ्यता के बाद जो नई जो हमारी सभ्यता आती है वो वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, और इन दोनों में मुद्रा का प्रचलन भी नहीं था। लेकिन जब आप उत्तर वैदिक काल में आप जाएंगे तो वहां पे आपको लोहे के उपयोग का साक्ष्य मिलेगा। ठीक है, तो यानी कि जो नगरीय संस्कृति है उसके बाद, यानी कि ये फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद जो उपयोग किया गया वो लोहे के उपयोग के साक्ष्य मिलते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो आपका लोहे का हल हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के बाद जो कालखंड आता है, जिसको हम महाजनपद काल या बुद्धा पीरियड के नाम से जानते हैं, या सूत्र काल भी कहा जाता है उसे, उसमें फिर उसके बाद आपका मौर्य काल आएगा। तो इस कालखंड में जो सिक्के बने होते थे उनको पंचमार्ग सिक्का या आहत सिक्का कहा जाता था, जिसमें वस्तु को गलाने के, धातु को गलाने के बाद उस पर ठप्पा लगा के बनाया जाता था। तो आपको इसके साक्ष्य मिलेंगे, यानी कि 5वीं 6वीं ईसा पूर्व में। इसके बाद आपको सोने के सिक्के के साक्ष्य मिलेंगे, क्योंकि भारत में जो सबसे पहले जो सोने का सिक्का का उपयोग किया गया वह इंडो ग्रीक के द्वारा किया गया, और इंडो ग्रीक जो है वह कौन है आपके, वो आपके देखते हैं कि मौर्य का जो मौर्योत्तर काल में आपको इंडो ग्रीक दिखाई देंगे। तो वो सबसे पहले उन्होंने सोने के सिक्के का प्रचलन किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे इंडो ग्रीक्स के बाद सोने के सिक्के की अगर बात करें तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स हो गया। फिर एक क्वेश्चन पूछा था सोने के सिक्के से कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया भारत में, तो सबसे शुद्ध सोने का जो सिक्का है भारत में वो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया। फिर एक और क्वेश्चन सोने के सिक्के से ही पूछा जाता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो सर्वाधिक जो सोने के सिक्के हैं वह आपका गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया था। तो अगर सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन सा पहला क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, यानी कि जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो यहाँ पे पूजा की धर्म से, धार्मिक व्यवस्था से संबंधित है। जैसा कि आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में मात्र देवी की पूजा होती थी, फिर पशुपति शिव मोहर मिला है, यानी कि पशुपति की पूजा होती होगी, फिर प्राकृतिक शक्तियों की पूजा होती होगी जैसे नदी वगैरह की। तो नॉर्मली यहाँ पे पूछा गया कि किसकी पूजा होती थी, तो पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो विष्णु जो है आपके वैदिक देवता है, और हिंदू धर्म में इन्हें पालनकर्ता का दर्जा दिया गया है, दशावतार इन्हीं से जुड़ा हुआ है, जो आपका गुप्त काल में
आएगा। ब्रह्मा त्रिदेवों में से एक है जिन्हें सृजन का देवता माना जाता है। इंद्र और वरुण जो कि वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता हैं, जिनमें आपको इंद्र जानते हैं, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया है, सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार उल्लेख इन्हीं का किया गया है। कितनी बार किया गया आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा वरुण, जिन्हें देवों का देव, आज के समय में देवों का देव जो है वो भगवान शिव को कहा जाता है, लेकिन ऋग्वेद में देवों का देव जो है वो आपका वरुण के लिए प्रयोग किया गया है। इन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है, ठीक है। लेकिन आप देखते हैं कि वहां पे हड़प्पा काल में आपको पशुपति शिव मोहर मिलती है, जो कि आपका मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, जिसमें एक त्रियोगी है, त्रिमुखी योगी बने हुए हैं, सिंह निकला हुआ है, एक चौकी पे बैठे हुए हैं, जिनके दाहिने साइड में 2 जानवर बैठे हुए हैं, बाघ और हाथी, बाएं साइड में 2 जानवर बैठे हुए हैं, गेंडा और भैंसा, सामने 2 हिरन बैठा हुआ है, जो पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो जिसे योग का प्राचीनतम साक्ष्य भी मान लिया जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जिससे क्लियर होता है कि इनकी पूजा वगैरह होती होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में और मातृशक्ति में। देखिए, आपको इससे पहले एक क्वेश्चन में आया था जिसमें पूछा था कि जो हड़प्पाई लोग हैं वो लौकिक जीवन में ज्यादा विश्वास करते थे, ठीक है, उनका पारलौकिक जीवन में उतना बिलीव नहीं था। तो इसलिए आत्मा और ब्रह्मा जो है ये सब क्या है, ये पारलौकिक चीजें हैं, ईश्वरीय सत्ता है, इसमें इनका बिलीव ज्यादा नहीं था। दूसरा इसमें दिया हुआ है ऑप्शन की कर्मकांड। हालांकि अभी आपको बताया है कि जो हड़प्पाई समाज है उसमें मंदिर नहीं मिले हैं, जिससे माना जाता है कि धर्म का जो वर्चस्व था वो कम रहा होगा। तो जब धर्म का वर्चस्व कम होगा तो कर्मकांड बाय डिफॉल्ट जो है वो कम होंगे। उसी समाज में कर्मकांड ज्यादा होते हैं जहां पे धर्म का प्रभाव ज्यादा होता है, लोगों के दिमाग में ज्यादा धर्म भरा होता है, तो धार्मिक कर्मकांड भी ज्यादा होते हैं। फिर तीसरा है यज्ञ प्रणाली। यज्ञ प्रणाली जो विशेषता है वो आपकी आर्यों की है, तो आप इसे ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, वहां पे यज्ञ प्रणाली ज्यादा है। उत्तर वैदिक काल जो हड़प्पाई काल है वहां पे आपको सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मिलेगा वो है मातृशक्ति की पूजा, यानी कि मातृ देवी की पूजा। और ये प्रूव होता है जो हड़प्पा से मूर्तिका मिली है जिसमें महिला के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। और इस देवी की तुलना किससे की गई है, यानी कि जो मातृ देवी है इनकी तुलना किस देवी से की गई है, कि मतलब किस फॉरेन जो सभ्यता है उसमें किस देवी से की गई है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई पुरा स्थल कौन सा है? देखिए, वैसे तो नॉर्मली माना जाता है कि जो सबसे बड़ा पुरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो मोहनजोदड़ो है, और मोहनजोदड़ो आप जानते ही हैं कि भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में चला गया है। तो भारत में हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो है आपका राखीगढ़ी, जो कि आपका हरियाणा में है। आलमगीरपुर आप जानते हैं कि यह मेरठ में है और हिंडन नदी के किनारे है, ठीक है, और ये आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर है। इसी तरह से कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काली चूड़ियां, जो कि आपका राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे लोथल जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है, सबसे बड़ा पत्तन था उनका, बंदरगाह था। तो इसमें सबसे बड़ा जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का जो भारत में प्रेजेंट में है वो है आपका राखीगढ़ी, और दूसरा सबसे बड़ा जो हड़प्पाई स्थल जो है भारत में वो है आपका धौलावीर। तो आज के लिए इतना ही, ये 15 क्वेश्चन थे आज के लिए। आगे हम अगले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.